डॉक्टर साहब प्रैक्टिस करने के अंदर एज अ स्किन स्पेशलिस्ट लाहौर के अंदर किन ज़्यादा चीज़ों का आपको फेस करना पड़ता है लोगों का? मिसाल मैं छोटी सी देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक ज़माने के अंदर लेज़र का बड़ा फैशन आ गया था। हर शख्स जो था वो लेज़र कर रहा था। वो एक ज़रूरत भी थी, बालों को लेज़र करना है ताकि बाल कम हो। आजकल एक बड़ा फैशन आया हुआ है अपलिफ्ट का, और उसमें ट्रीटमेंट जो है वो मुख्तलिफ दे रहे हैं। कोई हाइड्रो ट्रीटमेंट्स हैं, कोई कोलेजन की ट्रीटमेंट्स हैं। ये सारी फैशन है या ये वाकई हेल्प भी करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हम जो डर्माटोलॉजिस्ट थे ना, मेरे वालिद के ज़माने में जब डैडी ने अल्लाह बख्शे आज से 50 साल पहले 60 साल पहले डर्माटोलॉजी शुरू की, तो उस ज़माने में सिर्फ ट्यूबों क्रीमों के साथ इलाज किया जाता था स्किन का। ठीक, डैडी के पास किसी पेशेंट ने आना, ही वॉज द ओनली पर्सन, यानी 50-60s में डैडी अकेले पूरे पाकिस्तान में थे, गुलाम शबीर साहब। तो सब ने आना, शाह जी असी आए हैं, फूक भी मार दो तो इलाज भी कर दो। और डैडी से बिलाल साहब, मैं बिलाल भाई मैं आपको बताऊं, लोग कहा करते थे शाह जी ये मेरा हाथ फड़ो तो फूक मारो और हाथ रू किस भी करो, बस तुसी इनू चुम लिया फूक मारी मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना इत्तकात का फेथ था उस ज़माने में। डैडी के सिर्फ क्रीम होती थी, गोलियां खा ले भाई ये तेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी। वो ज़माना गया। मैंने 1980 में किंग एडवर्ड से ग्रेजुएशन की। अब वो भी मुझे 44-45 साल हो गए, 80 का पास किया हुआ। जब मैंने किया तो मैं पाकिस्तान में पायनियर हूँ लेज़र्स का और इन प्रोसीजर्स का, फेशियल प्रोसीजर्स का। मेरे से पहले कभी स्किन में किसी ने नहीं किया। ठीक, 1998 में मैं पहला लेज़र लेके आया बाल रिमूव करने वाला, 1998 में। तो ये कोई 26-27 साल हो गए। तो मैंने जब वो लेज़र शुरू किया गुलबर्ग में, ये हुसैन चौक है बड़ा मशहूर, वहाँ जगह लेकर, तो मुझे सब ने कहा ये क्या तुमने काम शुरू कर दिया, ये तो नहीं किसी ने आना, पाकिस्तान में तो फेलियर है। और उस ज़माने में वो मशीन 80 लाख रुपए की आई थी, मुझे याद 98 में लेज़र की डायोड मशीन कहलाती है, ल्यूमिनस कंपनी अमेरिका से मंगवाई थी। तो मेरे वालिद ने तो भला मुझे डिस्करेज किया। उन्होंने कहा यार तुमने ये औरतों के बाल साफ करने का काम शुरू कर दिया। अच्छा। मैंने तो एक सैयद बेटा पैदा किया था, मुझे क्या पता नाइयों का काम शुरू कर दोगे। ये मेरे वालिद ने मुझे कहा। और वो बड़े मुझसे नाराज थे कि तुम ये जो काम कर रहे हो, ये औरतों के बाल दाढ़ियाँ साफ करने वाला, ये कोई तुम्हारा काम बनता है डॉक्टर का? ये उस जमाने में भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था। खैर वो हमने शुरू किया। उसके बाद वो जब अल्लाह का शुक्र है वो जब लोगों को पता चला तो सारी ख़वातीन हमने काम, उसके बाद हर गली महल्ले में लेज़र आने शुरू हो गए। वो कोई चाइना से ला रहा है, कोई कोरिया का ला रहा है, कोई कहीं का ला रहा है, कोई 6 लाख का, कोई 4 लाख का। ठीक है जी। फिर वो पीरियड गुजरा हेयर रिमूवल लेज़र का, तो अगला पीरियड आ गया फेशियल रिजुविनेशन का। फेशियल, अच्छा जी। अब वो रिजुविनेशन का पीरियड उसके 10-12 साल बाद आया। यानी आप ये सोचो 2010-12 से ये काम शुरू हो गया फेशियल। यानी अब ये 2000 यानी कि पिछले 15-20 साल में हर शख्स ने कहा जी कि मेरा बोटॉक्स करो, मेरा फिलर्स करो, मुझे कोलेजन लगाओ, मुझे अपना लिप एलिवेट करो, मेरी लिप को अच्छा करो, मेरी नोज़ जॉब कर दो, मेरा PRP करो, मेरा हाइड्रा फेशियल करो, हाइफू करो, और मेरे थ्रेड्स करो, मेरे फिलर करो। मेरी स्किन ढलक रही है, इसको थ्रेड से उठा दो यूँ। मेरी जो ये स्किन है ये ढलक गई है, इसको थ्रेड से यूँ करो। इसमें लिप्स में फिलर डालो, मेरा ऊपर का लिप बाहर को निकाल दो, नीचे का लिप अंदर को कर दो, मेरे नाक को खड़ा कर दो, मेरे नाक को बैठा दो, मेरे कानों को खड़ा कर दो, मेरे कानों को बैठा दो। मेरे कान जो हैं वो एलिफेंट ईयर्स हैं, इनको स्मॉल बेबी ईयर्स बना दो। मैं तो गंजा हो रहा हूँ तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना, मुझे डर लगता है, लो जी नहीं कराना, PRP करा लो, आज हम वो कर दे। वो एक ऐसा अब ये ज़माना आ गया कि अब हर डर्माटोलॉजिस्ट जो है एस्थेटिक्स की तरफ एस्थेटिक है। अब आप इमेजिन करें कि मैंने आजकल भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं रिटायर हुआ KE से, तो आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में प्रोफेसर हूँ। तो अब 90% ख़वातीन और लड़कियाँ हमारे शोबे में हैं। क्यों? वो रीज़न ही है कि जो ये एस्थेटिक्स है वो उनको सूट करता है। वो लड़की कहती है जी कल को शादी हो जानी है, तो 2 बच्चे हो जाएंगे, मैं घर में 2 मशीनें रख लूँ, मैं बोटॉक्स फिलर तो लेज़र करूँ तो 2 पैसे कमा लूँ। तो अब ये जो ईरा है इसमें ये चीज़ें, लेकिन मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है
یہ نہیں کہ جی ہم لوگ ان کو مس یوز بھی کر رہے ہیں. اچھا, میں آج اس فورم پہ آپ کی یہ بھی بات کروں کہ ہمارے ڈاکٹر کم مس یوز کرتے ہیں, لیکن جو عطائی ڈاکٹرز ہیں, جو بیوٹی سلونز کی عورتیں ہیں, جو دیکھیں بات سنیں, آپ کا کام ہے, آپ ایک اینکر ہیں, میں بلال قطب نہیں بن سکتا. مجھے آپ کہیں جی کاظمی صاحب ادھر آگے بیٹھ جائیں اور میں آپ کی جگہ بن جاتا ہوں ڈرمیٹولوجسٹ. وی کانٹ ڈو دیٹ. اب ایک بیوٹی پارلر سلون کا, جو مساج پارلرز ہیں, سپاز ہیں, ان کا کام نہیں ہے یہ. ان کا کام ہے مینیکیور پیڈیکیور کرو, فیشیل کر لو, برائڈل میک اپ کر لو, ہیئر ڈائی لگا لو, اسٹریکنگ کر لو, ان کو رولر لگا لو. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہوا, یہ کام سارے کا سارا ان عطائیوں نے شروع کر دیا. اور جو کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں, سوری ٹو سے, کہ جو مس یوز کر رہے ہیں ان فیسلٹیز کو پیسے کمانے کے لیے, تو مجھے ان پہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے. اور میں ایک اسٹیٹسٹیکل رپورٹ دے رہا ہوں جو کہ مجھے ایک کنسرنڈ ڈاکٹر نے دی, جو کہ ان کے ساتھ کنسرنڈ ہے چیزوں میں. اس نے کہا کہ صرف آپ کے لاہور کے ڈی ایچ اے کے فیز جتنے بھی ہیں اس وقت, ان میں تقریباً 400 کے قریب سپا بنے ہوئے ہیں. بالکل 400 کے قریب سپا بنے, یعنی کہ اتنا کلائنٹ ہے ان لوگوں کے پاس. اور ان میں سے صرف 8 یا 10 ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کے میڈیکل لائسنسز ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ شعبدہ بازی میں جا رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے, لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے اوپر ایک کڑی نظر جو ہے وہ رکھی جائے کہ جو لوگ سرٹیفائڈ نہیں ہیں ان کو پریکٹس کرنے کی اس طرح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہیلتھ رسک ہے, یہ زندگی موت کا ایک کھیل ہے. لیکن کیا کرے گی حکومت اس کے اوپر؟ میرے خیال میں حکومت کا, جہاں تک میں جانتا ہوں, اتنے وسائل ہی نہیں ہیں کہ وہ 400 کلینک جو ہے وہ ان کو سپروائز کر سکے یا ان کو وہ ایگزامن کر سکے پیریوڈیکلی.